हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट से रिलेटेड जो भी एडमिशन्स होते हैं उसके प्रोसेस के बारे में। जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, ये सारे एडमिशन्स नीट के एग्जामिनेशंस के थ्रू होते हैं। बट नीट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके बाद काफी सारे इसके प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि काउंसलिंग प्रोसेस, रिपोर्टिंग प्रोसेस, चॉइस फिलिंग प्रोसेस, और कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, सीट मैट्रिक्स आप कैसे देख सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट होती है और कितने टाइप की काउंसलिंग होती है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं हमारा वीडियो। अगर बच्चों आप नीट के एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल के एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपने नीट का पेपर दिया होगा। तो नीट एक स्टेप रहता है कि आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आपने उसका एग्जामिनेशन दे रखा है। बट अगर आप नीट में 720 में से भी 720 नंबर लेकर आ जाते हैं या फिर जस्ट क्वालिफाइड भी होते हैं तो दोनों ही सिनेरियोस में आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है सीट एलोकेशंस के लिए। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं या बहुत खराब नंबर आए हैं और अगर आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं करी है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो इसलिए सीट्स लेने के लिए सबसे पहले आपको काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसी होती है और ये क्या होती है, और 4 राउंड होते हैं। अगर इस 4 राउंड के बाद भी सीट अगर आपकी बुक नहीं होती है या सीट्स उस स्टेट की या फिर ऑल इंडिया की नहीं निकलती है तो उसके बाद भी एक स्पेशल राउंड निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कितने टाइप की होती है। तो काउंसलिंग 3 तरीके की होती है। फर्स्ट होती है ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की काउंसलिंग होती है। जितने भी पैन इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपनी 15% सीट्स इस काउंसलिंग के लिए देते हैं। ठीक है, इसे ऑल इंडिया काउंसलिंग या गवर्नमेंट की काउंसलिंग भी कहा जाता है। अगर कोई बच्चा दिल्ली में रहता है और उसे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है तो वो इसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेगा, अगर वो गवर्नमेंट के बारे में सोच रहा है। दूसरी किसी काउंसलिंग के थ्रू वो वहां पे एडमिशन नहीं ले सकता। इसी के साथ में एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग, सेम पोर्टल पे चलती है, जिसे एमसीसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग कहा जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि आप जानते हैं जिनका खुद का हॉस्पिटल, खुद की यूनिवर्सिटी एंड उनका खुद का कॉलेज रहता है, ऐसी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 50 के अराउंड है। ये सारी यूनिवर्सिटी की कंबाइंड काउंसलिंग भी इसी के पार्ट में आती है। तो 2 काउंसलिंग हो गई। तीसरी काउंसलिंग जो रहती है वो स्टेट वाइज होती है। स्टेट वाइज अलग अलग काउंसलिंग्स आप अटेंड करते हैं। वो जो स्टेट में काउंसलिंग होती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड वहां के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने होते हैं और अपने बच्चों को जो सीट्स देने वाले होते हैं 85% रिजर्व सीट्स होती है, उसके लिए एक अलग काउंसलिंग रहती है। तो काउंसलिंग के 3 प्रोसेस होती है। नेशनल काउंसलिंग मतलब कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग एंड उसके बाद में स्टेट की काउंसलिंग। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के ऊपर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। एमसीसी की वेबसाइट पे जाते हैं आप तो देखते हैं कि काउंसलिंग का एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं, कब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कब उसका क्लोजर होगा, कब आपको चॉइस फिलिंग करने का टाइमिंग रहेगा, उसको सबमिशंस का टाइम एंड देन अलॉटमेंट का एंड रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा। तो और जब ये काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आता है उससे पहले उसमें एक सीट मैट्रिक्स भी रिलीज होती है कि यानी कि पूरी इंडिया में जितने कॉलेजेस है वो अपना सीट मैट्रिक्स भी लॉन्च करते हैं। जैसे कि दिल्ली में मान लीजिए 7 कॉलेजेस है तो उस 7 कॉलेजेस की 15% जो सीट्स होगी वो आपको उस पोर्ट पे दिखाई देगी। ऐसे ही पूरी इंडिया में जितनी स्टेट है वो सारे कॉलेजेस आपको वहां पे 15% में दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो स्टेप 1 पे करते हैं वो करते हैं हम रजिस्ट्रेशन। तो आपको अपनी सीट मैट्रिक्स देख लिया, सब कुछ देख लिया, आप सेटिस्फाइड है, आपको लगता है मुझे कहीं ना कहीं तो सीट लेनी है। अगर आपको मार्क्स उतने आए हुए होते हैं कि गवर्नमेंट में आपको जाना है तो आप इस सीट के लिए जाए। आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो फीस रहती है दैट इज 5000 रुपीज आप पे करते हैं। उसके बाद में आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करते हैं। ये काउंसलिंग प्रोसेस इंक्लाइंड विद द डीम्ड यूनिवर्सिटीज होता है, इसलिए वो एक साथ में तभी जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें चॉइस पूछी जाती है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट परस्यू करना चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी परस्यू करना चाहते हैं। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी महंगी होती है कंपैरेटिवली, उसमें मिनिमम फीस 1 साल की 10 लाख रुपए होती है और मैक्सिमम फीस 30 लाख रुपए भी है। कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट वरी करता है। तो अगर आपका इतना बजट है तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट देखना है तो सिर्फ आप गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो आप टिक करते हैं। अगर आपने दोनों के लिए एक साथ में काउंसलिंग अटेंड करनी है तो फीस तो एक ही रहेगी 5000 रुपए, बट आपका सिक्योरिटी अलग अलग अमाउंट हो जाता है। जैसे कि अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो 25,000 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट रहता है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए आपका सिक्योरिटी अमाउंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डीम्ड और गवर्नमेंट दोनों लिया तो आप 2,05,000 रुपए वहां की फीस पे करते हैं।
फीस यानी कि 5,000 से फीस होती है, 2 लाख आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है। अगर आपको सीट मिल जाती है या सीट नहीं मिलती है तो ये 2 लाख रुपए आपको रिफंड आ जाते हैं अगर आपको सीट वहां पर नहीं मिली होती है। मतलब अगर आपको मिल गई, आपने एडमिशन ले लिया, तो भी आपको ये 2 लाख रुपए रिफंड आ जाएंगे। आपको सीट मिल गई और आपने रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए तो ये 2 लाख रुपए आपके जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए काउंसलिंग को आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसे बहुत बच्चे डिबोते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, कहीं पे भी फीस देखते नहीं है और अपना सीट भर देते हैं। जब सीट आ जाती है, जब अलॉटमेंट लेटर आते हैं, तब उसमें फीस स्ट्रक्चर्स वो लोग समझते हैं कि इतना है, और या फिर उसकी स्टेट को बाद में समझते हैं कि ये कनेक्टिविटी वाइज अच्छी नहीं है, ये कॉलेज हमें पसंद नहीं आएगा। उसके बाद जब वो सीट छोड़ते तो 2 लाख रुपए आपके खराब होते हैं। तो इसलिए चॉइस फिलिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप 1 पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेकंड पे आप सिक्योरिटी पे करते हैं, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग यानी कि जितने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, आप सारे भी भर सकते हैं, जो भी आपके बजट में आता है आप सब भरिए। ठीक है, तो आप अपना टिक मार्किंग करके अपना भरते हैं। फिर उसके बाद में उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। पहला जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है वो प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल में आपकी कंप्लीट पीडीएफ आती है जिसके अंदर आपका रोल नंबर, रैंक और ये डिफाइन होता है और आपको कौन सी सीट मिली है। अगर उसमें आपको सीट मिल जाती है तो उसके नेक्स्ट डे में फाइनल रिजल्ट आता है, जो कि आपके यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ में अटैच होता है। आप यूजर आईडी पासवर्ड अपना डालते हैं, ओपन करते हैं और आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें सारी चीजें ब्रीफली लिखी होती है कि आपको कब से कब तक फीस पे करनी है, फीस कितनी पे करनी है, मतलब कि एक रिपोर्टिंग टाइम का डिफाइन कर रखा होता है। आप उस रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग अपनी फीस पे कर देते हैं। फीस फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन होती है, उसके बाद ऑफलाइन भी होती है फीस, लेकिन वो डिफाइन करना होता है कि कहाँ पर कब कौन से राउंड में आप जा रहे हैं। पहले राउंड में आपको ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ती है, उसके बाद जब कॉलेज का एक रिपोर्टिंग टाइम होता है उसमें जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट करने होते हैं। आपने फीस ऑनलाइन पे कर दी, दैट मीन्स आपकी जो ये सीट थी वो 100% सिक्योर हो जाती है। इसी तरीके से ये पहला राउंड होता है। जब ये रिपोर्टिंग खत्म हो जाती है उसके बाद भी आपको सेकेंड राउंड से ओपन से पहले एक टाइम दिया जाता है कि अगर आपको ये सीट छोड़नी है, रेजिग्नेशन डालना है तो आप डाल सकते हैं, या फिर आप सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशंस में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दिल्ली का कॉलेज मिल गया, बट आप चाहते हैं कोई दिल्ली की जगह जो ना मुझे मेरी सिटी में कोई कॉलेज मिल जाता है या महाराष्ट्र में कहीं पे कॉलेज मिल जाता है, वो ज्यादा बेटर कॉलेज है, तो उसके लिए आप अपनी सीट को सिक्योर करके अपग्रेडेशन राउंड के लिए जा सकते हैं सेकंड राउंड में, नहीं तो आप अपनी सीट को फाइनलाइजेशन पे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने ऑल इंडिया गवर्नमेंट के 15% की सीट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की आप काउंसलिंग अटेंड करते हैं। इसके बाद स्टेट अपना काउंसलिंग निकालते हैं। इंडिया में जितनी स्टेट्स है उसके हिसाब से उसमें काउंसलिंग निकलती है। इस स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट के सारी सीट जो भी मतलब जिस स्टेट का भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी 85% सीट जो उनके कैंडिडेट के लिए रहती है, मतलब कि अपने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 11th एंड 12th जहां से किया है, वो सीट्स वहां पर फिलिंग करवाने के लिए वो एक और राउंड निकालते हैं। और इसके साथ साथ उस स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो वही उसी के साथ में निकलते हैं। मतलब गवर्नमेंट सीट 85% जो उनके स्टूडेंट्स के लिए, बाकी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए भी सीट्स ओपन रहती हैं। कुछ स्टेट्स ओपन रहती है, कुछ क्लोजर स्टेट्स भी रहती हैं। तो जैसे अगर अभी हम यूपी की बात करें तो वो ओपन स्टेट है, यानी कि कोई बच्चा दिल्ली का है तो वो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी फॉर्म भर सकता है, हरियाणा का है तो भी भर सकता है, अगर वो यूपी का है तो भी एलिजिबल है। लेकिन कुछ स्टेट क्लोजर रहती है जो क्या करती है कि वो पहला राउंड अपने स्टूडेंट्स के लिए रखती है। जैसे हरियाणा है, वो कहती है कि मेरा पहला राउंड मेरे स्टूडेंट्स के लिए। वहां पे प्राइवेट कॉलेज के लिए भी फर्स्ट राउंड में अदर बच्चे नहीं भर सकते हैं, लेकिन यूपी ओपन रहता है तो वो भरने देता है। सेकेंड राउंड से ऑल दोस्त वहां पे ओपन कर देते हैं, बट अभी हम सिर्फ एक स्टेट को पकड़ के आपको समझाते हैं। आपने ऑल इंडिया की काउंसलिंग अटेंड कर ली, आपको सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आप अपने आसपास की स्टेट्स में फॉर्म भरते हैं। जैसे किसी बच्चे ने यूपी का भरा तो वो यूपी, अगर कोई बच्चा दिल्ली का था तो वो यूपी के सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहता है, तो वो उसमें भी फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करता है। चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपको अलॉटमेंट आता है, देन रिपोर्टिंग रहती है। ये 4 प्रोसेस सारे सिस्टम में रहने वाले हैं। इसके बाद अगर वहां पे आपको सीट मिल गई तो आप वहां स्टक रह सकते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो किसी दूसरी स्टेट में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी स्टेट एक साथ में फॉर्म निकाल रही होती है, आपको समझ नहीं आता, तो इसके लिए आपको काउंसलिंग समझ आनी चाहिए कि किस, मतलब अगर जैसे मेरे नंबर आए हैं 300,
तो मुझे समझ आना चाहिए कि 300 नंबर पे मुझे कहाँ कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अगर आपको खुद से नहीं पता चलता तो काफी सारे कट ऑफ्स होते हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स पे डिफाइन कर रखे होते हैं, या फिर आप किसी भी टाइप की काउंसलिंग सर्विसेज में भी जा सकते हैं। बहुत सारे काउंसलर हैं इंडिया में, आप कोई भी काउंसलिंग सर्विस में जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरे इतना नंबर है या मेरा इतना रैंक है और मेरा इतना बजट है, तो मुझे कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिल सकेगा। तो आप प्लीज जो वो काउंसलिंग प्रोसेस में जरूर जाना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सी सीट मिलनी चाहिए थी और कौन सी नहीं मिलनी चाहिए थी। आप अलग अलग काउंसलिंग अटेंड कर लेंगे, क्योंकि हर काउंसलिंग में एक पैसा जरूर जाता है। देखिए, जो 2000, 3000, 5000 जो उनकी फीस है वो तो अलग है ही, वो तो वापस आती ही नहीं है। लेकिन इसके साथ में जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो काफी बड़ा रहता है अलग अलग स्टेट में। हमने लास्ट में एक लिस्ट भी डाली है जिसमें सारे सिक्योरिटी अमाउंट कौन सी वेबसाइट पे होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिटेल डाली है कि किसकी फॉर्म कौन से स्टेट की कितनी रहती है, प्लस उसका सिक्योरिटी अमाउंट कितना होता है। तो आप प्लीज उस चीज को जरूर समझिए। कुछ कुछ स्टेट में 5 लाख रुपए भी सिक्योरिटी अमाउंट है, और अगर आपने गलत काउंसलिंग ले ली, आपको सीट नहीं लेनी थी, आपने वहां पे भर दिया, बाद में उसका फीस स्ट्रक्चर्स देखा, तो आप क्या हो गया, वो 5 लाख रुपए खो देंगे। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना। जिसमें कि ऑल इंडिया है, चाहे वो डीम्ड है, चाहे वो स्टेट वाइज है, तो ये काउंसलिंग इसी प्रोसेस में चलने वाली है। यानी कि सब में 4 राउंड होने वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड होने वाले हैं, एंड स्टेप भी उतने ही रहने वाले हैं। मतलब कि सब अपना नोटिफिकेशंस निकालने वाले हैं, एंड सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वाइज या स्टेट वाइज सब लोग अपना जो एक सीट मैट्रिक्स डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद सीट मैट्रिक्स के बाद में आपके पास में एक टाइम पीरियड आएगा रजिस्ट्रेशंस के लिए। ये आपको ये स्टेप तो समझ आ गए होंगे कि स्टेप सबके पास में यही रहने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ स्टेट्स में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वो हमने लिस्ट वाइज डिफाइन करे हैं। क्योंकि क्या होता है कि काफी सारी स्टेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है बिफोर ऑफ चॉइस फिलिंग। जैसे कर्नाटका की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो कर्नाटका में क्या होता है, आपको बैंगलोर जाना होता है, अपना डॉक्यूमेंटेशन को वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, उसके बाद वो सबमिशन ले लेते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं। यूपी में भी ऐसा रहता है, अलग अलग नोडल सेंटर्स होते हैं, तो वो किस स्टेट में क्या है वो आपको हमारे पास में एक हमने शीट डाल दी है, आप वो जरूर चेक कर लेना। देन इसके बाद में अभी हम बात करते हैं बॉन्ड से रिलेटेड। जैसे बॉन्ड क्या होता है कि काफी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, अगर आप उस स्टेट के नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप जो है ना कर्नाटका में आपको एडमिशन मिला है, तो कर्नाटका का आपको बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा। जैसे कि बॉन्ड सर्व यानी कि आप अपना MBBS कंप्लीशन होने के बाद में वहां पर इन सर्विस, मतलब यहाँ पर आपको सर्विस करनी पड़ेगी उस स्टेट में। कुछ स्टेट में ये 1 साल की है, किसी में 3 साल की है, किसी में 5 साल की, किसी में 7 साल की, अलग अलग है। अगर आप वो बॉन्ड सर्व नहीं करते हैं, यानी कि पहले ही आपको बॉन्ड साइन करवा लिया जाएगा कि अगर आप हमारी स्टेट में आकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इतने साल यहाँ पे जॉब भी करनी पड़ेगी। अगर आप बॉन्ड सर्व नहीं करते तो आपको एक समहाउ एक सिक्योरिटी अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, मतलब एक एज एन पेनल्टी आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। वो सब हमने एक लिस्ट डाली है, आप उसको जरूर गो थ्रू करना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि कट ऑफ, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर सीट मिल सकती है या इस कॉलेज में पिछली बार इतनी हुई थी कि नहीं। वैसे तो देखो, आपको किसी काउंसलर से गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए इस सब चीजों के लिए। अगर आप गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं तो वैसे तो हमने इसमें कट ऑफ डाली है कि ओपनिंग स्टेट और ओपनिंग और क्लोजर की जाए। या फिर अगर हम बात करते हैं मौलाना आजाद कॉलेज के बारे में, तो उसमें ओपनिंग रैंक यानी कि सबसे जो स्टार्टअप में मिला था एडमिशन वो कितने रैंक वाले को मिला था, और क्लोजर रैंक यानी कि कितने पे वो खत्म हुआ था। उसमें हमने SC, ST, OBC हर तरह का डिफाइन कर रखा है, तो आप प्लीज उसको भी गो थ्रू करना। बच्चों देखो, जितना MBBS में स्ट्रगल आपका नीट का एग्जामिनेशन क्रैक करने का है ना, सेम उतना ही स्ट्रगल जो है ना इसके काउंसलिंग प्रोसेस का भी रहता है। तो इसलिए काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से जरूर अटेंड करना। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपका फीस आपको नहीं पता चलता है, फीस स्ट्रक्चर्स किस कॉलेजेस के कितने हैं। मान लीजिए आपका बजट है कि आप 11 लाख रुपए फीस पे कर सकते हैं, बट आपको पता ही नहीं है कि किस स्टेट में 11 लाख रुपए फीस है और आपको उस रैंक पे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। फिर आप अलग अलग जगह ऐसी काउंसलिंग अटेंड करते हो और फिर एंड ऑफ द डे में पता चलता है कि आपने 2-5 लाख रुपए अपने खराब कर दिया। तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। और हम जितने भी फीस स्ट्रक्चर्स है कॉलेजेस के, वो हमने अपने वीडियो में भी बताए हुए भी हैं, मतलब अपने वीडियो में लास्ट में हमने उसके लिंक्स डाल रखे हैं, या फिर आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे जरूर बात करो, वो आपको फीस स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस के क्या फीस स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसे सबकी सहूलियतों के लिए ना हमने एक मैनुअल डिजाइन करा है अपने पास में, जिसमें सारी चीजें लिखा हुआ है कि आपके
कट ऑफ पिछले साल का कितने था, उससे पहले का कट ऑफ कितना था, 1-2 साल के हमने जिसमें कट ऑफ डाल रखे हैं अपनी बुकलेट के अंदर, उस सारे कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स डाल रखे हैं, बॉन्ड से रिलेटेड सारी जानकारी दे रखी है, कौन किस तरीके की कितने टाइप ऑफ काउंसलिंग होती है, कितने क्या क्या फीस स्ट्रक्चर्स रहते हैं फॉर्म फिलिंग के, वो सब हमने अपने एक मैनुअल के अंदर डाल रखे हैं और उसका लिंक भी हमने इसके अंदर डाल रखा है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो कॉन्टेक्ट पे आप बात कीजिए और हमारे काउंसलर से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से गाइडेंस भी करेंगे। हमारी फीस सिर्फ 10,000 रुपए रहती है, जिसके अंदर हम आपको सारा गाइडेंस भी देते हैं कि कैसे आपका इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपर देते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, बल्कि आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ता, हमारे काउंसलर उसमें फॉर्म भरते हैं। तो प्लीज इससे आपको मदद ही मिलने वाली है, आप इसको गो थ्रू जरूर। होपफुली आपको काफी सारी चीजें काउंसलिंग से रिलेटेड हम समझा पाए होंगे। अगर लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है या कोई बात आपको हमारी समझ नहीं आए तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पे बात कीजिए, हम आपको अच्छे से सारा कुछ गाइडेंस करेंगे, या आप हमारे ऑफिस में भी आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।